अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं उमर खताब। पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारत जो तब्दीली पाकिस्तान में चाहता है वो कभी नहीं कर सकता, लेकिन हमने इनमें तब्दीली कर दी है। रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ASPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर मलिक की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक भारत कशीदगी और दीगर अमूर पर बातचीत की गई। DG ISPR ने कहा कि भारत से कशीदगी से मुतालिक 22 फरवरी को बातचीत की थी, जब उन्होंने हम पर पुलवामा के इल्ज़ामात आयद किए थे। मैंने उस वक्त वजूहात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान किस तरह इस हमले के साथ मुलव्वस नहीं है। साथ ही भारत को ये भी कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तहकीकात की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर करें। इसके बाद 26 फरवरी की सुबह उन्होंने हमारी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिसे हमने नाकाम बनाया था। इस सारी मामले पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया इश्तियाक गोंदल साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम गोंदल साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। ये मीडिया कॉन्फ्रेंस की गई DG ISPR की तरफ से, किस तरह आप देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, आज की जो इम्पोर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़े पॉइंट्स के साथ इसको इम्पोर्टेंट इसलिए कहा जा सकता है कि आज जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात के हवाले से बात की गई, जैसा पुलवामा हमले के बाद एक जंग का माहौल बना हुआ था, उसके हवाले से तफसील के साथ बात की गई। और DG ISPR ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि भारत जो है वो झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है, लेकिन हमारे पास सच है, लेकिन हम इतने जिम्मेदार हैं कि हमने बार बार सच भी दिखाया मीडिया के ऊपर, ठीक है, और आप झूठ के ऊपर इतना रोना धोना शुरू कर देते हैं। फिर इसके साथ मैं समझता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अहम थी कि जैसा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से बात हो रही थी और बहुत सारे लोग जो है वो बात करते थे कि अगर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो सरगर्मी है वो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, वो सुरख लकीर को क्रॉस कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लेते। तो DG ISPR ने इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि उनके खिलाफ एक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहा गया कि PTM को जितनी छूट लेनी थी ले ली उन्होंने, अब वक्त खत्म हो गया है। नहीं, इस तरह से तो नहीं कहा। अगर वक्त खत्म हो चुका होता तो वो डेडलाइन दे के कहते हैं कि अभी हम उनके खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो मेरा ख्याल है उन्होंने सिर्फ PTM को जिस तरीके से शवायद दी हैं कि उनको राह और NDS से जिस तरीके से पैसे मिल रहे हैं, ये PTM को सिर्फ ये बताने के लिए काफी है कि हम गाफिल नहीं है, हमें मुकम्मल तौर के ऊपर पता है, हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास सबूत हैं कि आपको NDS और राह किस तरीके से पैसे देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को भी इस टाइम जो है होश के नाखन लेने चाहिए, क्योंकि अगर वो ये समझते थे कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को नहीं पता कि हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तो आज उनको ये बता दिया गया है कि हमारे पास सबूत है, हमें पता है कि आप कहाँ से कितने पैसे लेते हो, आपके कौन से लोग जाके कंधार में किससे मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है उनकी आंखें खोलने के लिए काफी है, ये और इशारा भी है कि अब हमें पता चल गया, अभी हमने बता दिया है, और इसके बाद जो एक्शन होगा तो वो फिर आप लोगों के लिए नाकाबिले कबूल होगा। हुकूमत जो है वो मदारिस को वजारत तलीम के मुताबिक करने का भी फैसला किया गया, क्या तमाम उलमाए कराम इस पर मुत्तफिक होंगे? ये देखें, नेशनल एक्शन प्लान के बाद भी इसके हवाले से काफी बातचीत हो रही थी। वो इख्तलाफात का होना एक जरूरी होता है, इख्तलाफात किसी भी चीज के ऊपर हो जाते हैं, लेकिन इसकी मेरा ख्याल है कि जब आर्मी चीफ ने ये कहा कि इसके ऊपर मदारिस को हम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अगर अंडर लेकर आते हैं, और इसके अंदर जो हेट स्पीच का उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि ठीक है वो अपने अपने तरीके के मुताबिक अपनी तालीम दे जो उनको ठीक लगता है, लेकिन हेट स्पीच जो है, नफरत अंगेज मवाद जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर तमाम तर उलमा को मुत्तफिक होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि तमाम जो मुख्तलिफ फिरके हैं उनके दरमियान किसी इख्तलाफ का सबब बन सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया इश्तियाक गोंदल साहब, अपना तज़िया पेश कर रहे थे आज होने वाली मीडिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से। और DG ISPR क्या कहना था कि इसीलिए भारत के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि उनको बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है। हकीकत ये थी कि पुलवामा में एक वाक़या हुआ और वो कोई पहला वाक़या नहीं था। पुलिस के ख़िलाफ़ इस किस्म के हमले वहाँ 3-4 साल से जारी हैं। इसी किस्म के वाक़यात एक मकामी एक्शन के तौर पर पुलिस के ख़िलाफ़ पहले भी होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने भारत की फ़ज़ाई कार्रवाई नाकाम बनाई, ना हमारा कोई जानी नुकसान हुआ और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई नुकसान पहुँचा। ये सिर्फ मकामी मीडिया नहीं बल्कि बैन अवी मीडिया ने भी देखा, बल्कि हमने तो मीडिया को भी उस जगह का दौरा करवाया, और अगर अब भी उन्हें तसल्ली नहीं तो भारत अपना मीडिया यहाँ भेज दे। पाक फ़ौज के तर्जुमान का ये भी कहना था कि पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 2 तैयारे गिराए, लेकिन भारत झूठ बोलता रहा, लेकिन हमने उनके झूठ का जवाब नहीं दिया। भारत का कोई झूठ साबित नहीं हुआ। उन्होंने हमारे F-16 गिराने का दावा किया, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि झूठ के कोई पाँव नहीं होते। बालाकोट पर भारतीय दावों पर उनका कहना था कि आपने रात में कार्रवाई की कोशिश की, हमने दिन में कार्रवाई की, और जहां हमारे मिसाइल गिरे वहां कौन मौजूद था ये भी बताया जाए। आप कहते हैं कि पाकिस्तान का रवैया तब्दील करना है, लेकिन आप तो ये नहीं कर सके। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि हमने आप में तब्दीली डाल दी है, लेकिन
आप हमारे अंदर तब्दीली डालना चाहते हैं वो कभी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया ने जो किरदार अदा किया अगर वो ना करता तो आज मशरक़ पाकिस्तान अलग ना होता, जबकि हमारे मीडिया ने जिम्मेदारी का सबूत दिया, लेकिन आपके मीडिया को रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान की 60% आबादी 25 से 30 साल के दरमियान है। इन बच्चों ने अपने होश संभालने के बाद मुल्क में दहशतगर्दी, ऑपरेशन और अमन व अमान की सूरत हाल देखी है। अपनी बात को जारी रखते हुए उनका कहना था कि 60 और 70 की दिहाई में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था। हमारी GDP बहुत अच्छी थी, हमारे यहाँ अमन मान की सूरत हाल बहुत बेहतर थी, बैनुल मज़ाहब हम आहंगी थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात हुई। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि 4 ऐसी वजूहात हैं जिससे ये सब हुआ। पहला ये कश्मीर का मामला, क्योंकि कश्मीर हमारी रगों में दौड़ता है और ये हमारे नज़रिए के साथ है और पाकिस्तानी के जहन में है। कश्मीर को हमने आज़ाद कराना है, इसके लिए कई जंगें हुई। दूसरा ये पाकिस्तान की एक जोग्राफिया है। DGISPR ने कहा कि खित्ते में अफ़गानिस्तान में 40 साल से पहले सोवियत यूनियन आई, फिर 9/11 के बाद अमरीकी फोर्सेज आईं, तो खित्ते के अंदर बैनुल अक़वामी प्रॉक्सीज़ चल रही हैं, जिसके नतीजे में 1979 के बाद अफ़गान जंग के साथ एक जिहाद की तरवीज शुरू हुई। साथ ही ईरान में इनकलाब आया, जिसका हमारे माशरे पर यह असर हुआ कि मदरसे बढ़ने शुरू हो गए, उनमें जहाद की तरवीज ज़्यादा होगी। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो जंग चल रही थी उसे जायज़ करार देकर उस हिसाब से फ़ैसले लिए गए और इस तरीके से पाकिस्तान में एक जिहाद की फ़ज़ा कायम हो गई। इसके अलावा खित्ते में दूसरी प्रॉक्सीज़ थी, सऊदी अरब और ईरान, उनके दरमियान फ़िरका वाराना फसादात शुरू हो गए और अस्करियत पसंदी और इंतहा पसंदी हमारे माशरे में शामिल होना शुरू हो गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि 11 सितंबर के बाद जब आलमी मंजरनामा तब्दील हुआ, उससे हमारे खित्ते में ताकत की बुनियाद पर मुकाबला जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ जियो इकॉनमी पर भी शुरू होगी। अमेरिका के अपने मफादात हैं, चीन के अपने, भारत के अपने और हमारे अपने मफादात हैं। तो बैनुल-अक़वामी कुव्वतों ने चाहा कि उनकी सोच और उनके फ़ायदे के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसी बनाने पर मजबूर किया जाए। उन्होंने कहा कि इस हिसाब से एक माहौल बनता है कि किस तरीके से बैनुल-अक़वामी कुव्वतें और इस फ्रेम वर्क में लाने के लिए कोशिश करती है, ताकत के कैसे हरबे इस्तेमाल करते हैं, किस किस किस्म के हमले होते हैं, जिन्हें हम जो है जनरेशन और हाइब्रिड वार कहते हैं, वो चल रही है। उन्होंने कहा कि एक वजह यह भी है कि भारत में जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें शुरू हुई हैं, इस पर यहाँ के अवाम के दिल में दर्द होता है। इन चीज़ों की वजह से 4 दहाइयाँ पाकिस्तान को उस दहाने पर लेकर आई हैं। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करते हुए उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी आई तो पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की। पाक फ़ौज के तर्जुमान का कहना था कि 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बनाया, जबकि 2016 में आर्मी चीफ ने कहा कि हमने जो 40 साल पहले बोया वो काटा भी, जिस पर कहा गया कि फ़ौज ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। उन्होंने कहा कि रियासत पाकिस्तान बहुत अरसा पहले फैसला कर चुकी थी कि हमने अपने माशरे को इंतहा पसंदी से पाक करना है। कल अदम तंजीमें हैं जो उनसे मुतालिक 1 जनवरी को फैसला हो गया था, लेकिन मालियाती मसाइल थे, जिसके बाद फरवरी में इसका दोबारा ऐलान किया गया और फंड्स भी जारी किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर का यह भी कहना था कि इन तंजीमों का अस्पताल, मदरसे और फलाही कामों को हुकूमत ने अपने ज़ेर असर लेने का फैसला किया। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम यह है कि हमारा दुनिया में 129 नंबर पर और 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तान में 30,000 से ज़्यादा मदरसे हैं जिसमें 2.5 करोड़ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जिसमें 70% ऐसे मदरसे हैं जहां 1,000 माहाना खर्च होता है, जबकि 25% ऐसे हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है और 5% मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, जहां 15 से 20 हज़ार रुपये माहाना खर्च किए जाते हैं। पाक फ़ौज के तर्जुमान का कहना था कि अब ये फैसला क्या है कि इन मदरसों को कौमी धारे में लाया जाएगा और हुकूमत ने तमाम मदरसों को वजारत तालीम में लाने का फैसला किया है, जबकि तमाम उलमाए कराम इस बात से मुत्तफिक हैं कि उन्हें कौमी धारे में लाया जाए और ऐसा नसाब बनाया जाएगा जिसमें मुनाफरत की कोई चीज़ नहीं होगी। प्रॉक्सीज़ के हवाले से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान इसमें अपना अहम किरदार अदा कर रहा है, हमारा दफ्तर खारजा बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। हमने पाकिस्तान में वो माहौल देना है जिससे सोशल इकनॉमिक सरगर्मियाँ हों। अपनी बातचीत के दौरान पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि जब ये मूवमेंट शुरू हुई तो सबसे पहले उनसे मेरी बात हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि ये गलत बात भी कहें तो उन पर सख्त हाथ नहीं रखना, क्योंकि वो ये नौजवान हैं जिन्होंने शुरू से जंग देखी है। उन्होंने कहा कि PTM के साथ मुलाकात हुई तो मोहसिन दावड़ ने अगले दिन कहा कि आपने ऐलान कर दिया है। मेरे मोहसिन दावड़ उनके रहनुमाओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उनके 3 मुतालबात हैं। तर्जुमान ने कहा कि उनका पहला मुतालबा ये था कि बारूदी सुरंगें
ہیں چونکہ ان علاقوں میں جنگ ہوئی ہے اور وہاں دیسی ساختہ بم پڑے ہیں، یہ جائز مطالبہ تھا، اس پر بم نے کام بھی کیا اور 48 ٹیمیں تعینات کی اور انجینئرز کی ان ٹیموں نے 45% علاقے کو مائنز سے کلیئر کیا۔ فوج جن علاقوں کو کلیئر کروانا چاہتی ہے وہ علاقے موت ہیں اور اس حوالے سے آگاہی مہم بھی چلائے گی کہ یہاں دیسی ساختہ بم موجود ہیں، یہاں کا رخ نہ کریں۔ بچوں اور جوانوں کو بتایا گیا کہ اس کی ساخت کیا ہے، نظر آئے تو اسے ہاتھ نہ لگائیں، ہمیں اطلاع دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب سے ان 48 ٹیموں نے یہ کلیئرنس آپریشن شروع کیا ہے تو اس کے باوجود پاک فوج کے 101 جوان شہید ہوئے ہیں۔ یہ کس لیے شہید ہوئے؟ یہ سب اپنا کام کرتے ہوئے شہید ہوئے، لیکن اس لیے کام کیا کیونکہ مطالبہ بھی جائز تھا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ چیک پوسٹیں ختم کی جائیں۔ اس پورے آپریشن کے دوران 6000 پاک فوج کے جوانوں نے جانوں کا نذرانہ دیا۔ یہ جو پشتونوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، یہ اس وقت کدھر تھے جب لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے؟ آج جب بحالی کا کام شروع ہو گیا تو تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ تیسرا ان کا مطالبہ افراد کا پتہ کرنا تھا۔ اس سلسلے میں کمیشن بنایا گیا جس کے کیسز سنے جا رہے ہیں۔ یہ مطالبات ان کے نہیں بلکہ ان بھائیوں کے ہیں جو ان علاقوں میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم کی ویب سائٹ پر چندے کی تفصیلات دی گئی ہیں، لیکن اس تفصیلات سے ان کے پاس بہت پیسہ ہے، انہیں این ڈی ایس را نے کتنے پیسے دیے وہ بتایا جائے۔ اب بات کریں کہ ملک میں نیب چلے گا یا معیشت چلے گی؟ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ملک میں یا تو قومی اتحاد بیورو نیب چلے گا یا معیشت چلے گی، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کیا، جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ ملک کی معاشی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحافی نے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سے سوال کیا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 5 سال کی مدت پوری کرے گی، جس پر آصف علی زرداری نے مسکراتے ہوئے کہا کہ خدا نخواستہ۔ ان سے صحافی نے مزید پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان کی تحریک میں شامل ہوں گے، جس پر آصف علی زرداری نے مختصر جواب دیتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ حمایت کرتے ہیں کہ نواز شریف باہر جائیں، جس پر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ اللہ سب کو صحت دے، ان کو اگر ضرورت ہے تو چلے جائیں، اور وہ کہاں جائیں گے؟ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے انہیں عبوری ضمانت میں 15 مئی تک کی توثیق دے دی۔ ساتھ ہی عدالت نے نیب سے تحریری جواب طلب کیا کہ آصف علی زرداری کے خلاف کتنی انکوائری چل رہی ہیں۔ دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ کیا کسی انکوائری میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، جس پر پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ پارک لین انکوائری میں آصف زرداری کے وارنٹ گرفتاری چیئرمین نیب نے جاری کیے۔ اس سے قبل 10 اپریل کی بات کریں 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی عبوری ضمانت میں 29 اپریل تک کی توسیع کی تھی۔ کیس کے پس منظر کی اگر بات کریں تو 2015 کے جعلی اکاؤنٹس اور فرضی لین دین کے مقدمے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری، ان کی بہن فریال تالپور اور ان کے کاروباری شراکت داروں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام اور اس کے ساتھ ہی عمر خطاب کو دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔